हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। प्रीवियस लेक्चर में हम संधि को रिवाइज कर रहे थे, इसका हम यहाँ पर रिवीजन चल रहा है। तो आपने संधि के भेद पढ़े, संधि के बारे में पढ़ा, संधि विच्छेद क्या होता है ये इसके बारे में पढ़ा। हम रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए इसको हम जहाँ से हमने खत्म किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, स्वर संधि के हमने 5 भेद पढ़े। वृद्धि संधि, गुण संधि, आपकी दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इसमें से पहली जो भेद है वो हम पढ़ चुके हैं कल की क्लास में, जिसमें आपका जो दीर्घ संधि के नियम हैं इनको हमने पढ़ लिया था। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे गुण संधि क्या होती है, गुण संधि के क्या यहाँ पर परिभाषा है। तो देखिए, अ या आ के बाद यदि ए या ए, ओ या उ या री आ जाए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। ठीक है। गुण संधि क्या कहती है कि यदि ओ या आ के बाद ए या ई आए, ओ या उ आए अथवा री आ जाए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। तो यहाँ नियम क्या है कि यदि ओ या आ के बाद क्या आए, ए या ई आए तो वो ए हो जाता है। ठीक है, तो यही नियम यहाँ पर लिखा है। अब उदाहरण देखिए, यहाँ पर गज धन इंद्र, गजेंद्र। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि इसमें अ का स्वर है और इसमें ए का स्वर है, तो अ धन ए आपका ए हो जाता है, तो गजेंद्र यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही सोम में अ का स्वर है, इसमें ई बड़ी ई है और अ धन बड़ी ई भी आपका ए हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से यथा में आ का स्वर है और इसमें इ है, तो यथा आ धन ए हो जाता है, तो ये हो जाएगा यथेष्ट, यथेष्ट। और लंका में अंतिम वर्ण आपका क्या है? का है, और इससे आप स्वर निकालेंगे तो इससे आ निकल जाएगा, आ धन ई, ये भी आपका ए हो जाता है। अब पहचान आप किस प्रकार से करेंगे? यदि आपको संधि यानी कि जो शब्द हैं ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर का स्वर आए तो वो आपका गुण संधि के अंदर आता है। क्योंकि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं? प्रश्न ये भी पूछा जाता है, आपको शब्द दिए जाते हैं, शब्द दिए जाते हैं जैसे कि सोमेश में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर 4 संधियों के नाम लिखे जाएंगे। तो आपको पहचानना होता है कि सोमेश में या लंकेश में या आपका सूर्योर्जा में या गंगोर्मी में इनमें कौन सी संधि है, और यहाँ संधियों के नाम आपको दिए जाएंगे। तो वहां पर आप लिखेंगे ये आपकी गुण संधि है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या आया है? ए की ए, क्योंकि यहाँ देखिए ए, ओ और अर हो जाता है। तो बीच वाले शब्द में जब आपको ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर का स्वर आए तो हमेशा ये आपका गुण संधि के अंदर आता है। इसी प्रकार यहाँ देखिए, यथा धन इष्ट, यथा में आ का स्वर ये सब हो चुका है, लंका में आ और ई, लंकेश। इसी प्रकार से ये भी आपके हैं, इनको भी आप लिख लेंगे। दूसरा यहाँ पर क्या है? ओ या आ के बाद ओ या ओ आए तो वो हमेशा ओ हो जाता है। ठीक है। जैसे वीर धन उचित, वीर में औ का यहाँ से स्वर निकालेंगे, ओ धन ओ क्या होता है? ओ, तो ये हो जाएगा वीरोचित। ऐसे ही सूर्य में अ है और यहाँ पर उ है और अ धन उ आपका ओ हो जाता है, तो ये भी आपका सूर्योर्जा। इसी प्रकार आ धन उ, गंगा में आ का स्वर और इसमें ओ, तो आ धन उ आपका ओ हो जाता है, तो गंगोदक। ऐसे ही आ गंगा धन उर्मी, तो आ धन उ आपका फिर से ओ हो जाता है, तो गंगूर्मी। और ऐसे ही ये उदाहरण भी आपके हैं, आप इनको लिखें और घर में जाकर के इसको आप स्वयं कीजिएगा। फिर नेक्स्ट हमने क्या कहा? अ या आ के बाद यदि री आए तो अर हो जाता है। तो देखो, देव धन ऋषि, तो देव में अ का स्वर है, अ के बाद री आया है तो क्या हो जाता है? अर। और अर यहाँ पर किस पर लग जाएगा? वर पर। ठीक है, तो हो गया देवर। ये रॉ है ऊपर लगा हुआ, ये मैं आपको समझा दूं किस प्रकार से इसकी संधि हुई है। चलिए यहीं पर कर लेते हैं, देव धन ऋषि, देव धन ऋषि। अब बच्चों यहाँ पर देव में अ का स्वर है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ना है। इससे आपने अ निकाला और इससे आपका री निकल गया, तो ये हो जाएगा आपका अर, और ये अर यहाँ पर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा, ये आधा रॉ है। ठीक है, अर। इस प्रकार से
ये आधा रॉ है और इस आधे रॉ को आपने क्या किया है, ऊपर यहाँ पर लगा दिया है, लेकिन उच्चारण इसका पहले आता है, इसीलिए ये आपका हो जाएगा देवर्षि। अब उच्चारण बीच में देखिए वर, अर का स्वर आ रहा है। इसी प्रकार से महाधन ऋषि, तो महा में आ का स्वर और री, आधन री भी अर हो जाता है तो महर्षि, ये आपका हो गया है। ब्रह्म में अ और इसमें री, औ धन री आपका हो जाएगा अर फिर से, तो ब्रह्म ब्रह्मर्षि, तो ये भी आप में यहाँ पर भी आपका क्या आ रहा है, अर का स्वर आ रहा है। राजा धन ऋषि राजश्री, मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, डिटेल में हमने आपको नोट्स में बताया है। यहाँ पर हम रिवीजन कर रहे हैं, जहाँ पर आपको फिर से डाउट होता है तो आप पूछेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका गुण संधि भी कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत ध्यान से आपको लिखना है और एक शॉर्ट नोट आप बनाइएगा रिवीजन में कि गुण संधि यदि अ या आ के बाद ए या ए आए तो वो आपका क्या हो जाता है, ए हो जाता है। अ या आ के बाद आपका ओ या ओ आए तो ओ हो जाता है, और री आए तो अर हो जाता है। तो ये था आपका क्या, ये आपका गुण संधि था। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका वृद्धि संधि। नेक्स्ट है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या कहा गया है कि यदि अ या आ के बाद ए या आई हो तो वो आपका क्या हो जाता है, आई हो जाता है। यहाँ आप लिख सकते हैं बिल्कुल शॉर्ट में कि अ या आ के बाद यदि इसमें जोड़े हम ए या फिर आई तो ये आपका आई हो जाता है वृद्धि। और दूसरी बात यहाँ पर कहा गया है कि अ या आ, ऑब्लिक का मतलब या, ठीक है, और धन इसमें जोड़ना है ओ या औ हुए तो ये जोड़ करके औ ही हो जाते हैं। तो बस जहां पर आपको आई की मात्रा और औ की मात्रा दिखे तो हमेशा आप कहिएगा कि यहाँ पर आपकी वृद्धि संधि है। शब्दों को भी आप पहचान लेंगे, देखते ही आप शब्दों को पहचान लेंगे। तो अपने माइंड में आप बना के रखिए कि जो आपका पहला था दीर्घ संधि, यहाँ पर दीर्घ स्वर आएगा बीच में। उसके बाद आपका जो इसके बाद आपका यण संधि आएगा। यण संधि में आपकी सबसे पहले यहाँ पर ए, ठीक है, उसके बाद ओ और अर का स्वर आए तो वहां पर आपका गुण संधि आएगा। और वृद्धि संधि में आई और औ आ जाता है, तो आई और औ की मात्रा जब आपको दिखे तो इन शब्दों में आप सीधे लगाएंगे कि इसमें वृद्धि संधि है। ठीक है, ये डाउट आपको नहीं होना चाहिए। उदाहरण को समझ लेते हैं। उदाहरण में क्या लिखा है, तो यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है ना शॉर्ट में, ये चीजें यहाँ पर डिटेल में लिखी है कि ओ धन ए आई, आ धन ए आई, ओ धन ए आई आई, आ धन आई आई, तो ये हमेशा ही आई हो जाता है। ओ धन ओ औ, आ धन ओ औ धन औ, आ धन औ, तो ये हमेशा आपका औ ए और औ हो जाता है। दो चीजें यहाँ पर आती हैं वृद्धि संधि में, क्या क्या, आई और औ हो जाता है, यानी कि यहाँ पर आपको अब देखिए इसके उदाहरण। लोक में अ का स्वर है, स्वर निकालना है यहाँ से। लोक में अ का स्वर और ए, अ धन ए आपका आई हो जाएगा, तो लो कई, यहाँ पर आई की मात्रा देंगे और श अणा तो यहाँ पर है ही। तथा में आ का स्वर है, यहाँ पर ए है, तो आ धन ए आपका आई होगा, तो तथैव। राज में अ और आई हो गया तो यहाँ पर भी आई हो जाएगा, तो राजेश्वर स्वर्य। माता में आ और आई, तो देखिए तई की मात्रा यहाँ पर लग जाएगी। इसी प्रकार से हित धन ऐसी, तो इसमें अ का स्वर है और ए, अ धन ए आई हो जाएगा हितैषी। सदा में आ और ए तो क्या हो जाएगा, आई, तो यहाँ पर सदैव। देव धन ऐश्वर्य, तो इसमें अ और इसमें आई, तो ये भी आई की मात्रा आ जाएगी। महा में आ का स्वर है, यहाँ पर आई है, तो आ धन आई भी आपका आई हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपके सारे उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे। प्रीवियस लेक्चर में भी आपने इसको नोट कर लिया होगा, यानी कि जो हमने शुरू बार पढ़ा था वहां पर आप नोट कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं किया है वो इसको नोट भी कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे, जल में अ का स्वर है, इसमें ओ है, अ धन ओ, अ धन ओ, औ हो जाता है, तो देखिए यहाँ पर औ हो गया है। आ धन ओ, तो आ धन ओ महोत्सदी, महोत्सदी, तो ये आपका हो गया है। अ धन औ, तो देखिए वन धन औषधि, औषध, तो वनौषध। ऐसे ही आ धन औ,
औ हो जाएगा, राजा में आ का स्वर है और यहाँ पर औ है तो फिर से क्या हो जाएगा, औ की मात्रा ही आएगी। और शब्दों को देखिए बेटा, यहाँ पर आई और औ की मात्रा ही आ रही है। जब संधि हो रही है तो आई और औ की मात्रा ही आ रही है। परम धन औज परमौज, परम धन औज परमौज, औ धन ओ फिर से औ हो जाएगा, औ धन ओ फिर से औ हो जाएगा, वीर में र धन औ तो फिर से औ हो जाएगा, आ धन औ तो यहाँ पर भी औ हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपकी वृद्धि संधि है। इसको आप फिर से इतना बिल्कुल शॉर्ट नोट में इसको लिखें। ये आपका और कुछ उदाहरण, एक दो उदाहरण लिख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए वृद्धि संधि के बाद हम पढ़ेंगे यण संधि क्या होती है। यण संधि के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, यदि इ या इ के बाद, अभी तक आपने जो 3 संधियां पढ़ी हैं बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है और साथ में उसको माइंड में रिवाइज करते जाना है। पहली संधि दीर्घ संधि, फिर आपकी गुण संधि और यण संधि। अब आपकी वृद्धि संधि हो गई है, गुण संधि हो गई है, अब यण संधि हम पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, तो देखिए यदि ए या ई के बाद, और इससे पहले हमने क्या कहा था, ओ या आ के बाद। अब ओ या आ के बाद नहीं, बल्कि ए या ई के बाद, ए या ई के बाद। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम समझने का तरीका कह सकते हैं, यण संधि। ठीक है, यण संधि तो यहाँ पर य और वो आ जाता है। ठीक है, ये कोई नियम नहीं है, मैं आपको बस अपना जो समझने का तरीका है उसको याद रखने का तरीका। यहाँ पर जो भी होगा वो य से स्टार्ट होगा या वो से, य या वो। ठीक है, इ या ई के बाद या ओ या ऊ के बाद या री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो इ ई के स्थान पर य हो जाता है, ओ ऊ के स्थान पर वो हो जाता है, य और वो आ जाता है, यण य या वो आ जाता है। ठीक है, य कब होगा, और री के स्थान पर आपका र हो जाता है। 3 चीजें यहाँ पर हैं, य हो जाता है, व हो जाता है और र हो जाता है। अब किस प्रकार से होता है, इ के बाद अ आए तो य हो जाएगा, इ के बाद आ आए तो या हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि इ के बाद यदि अ आए तो य, फिर से यहाँ पर लिखा है, इ के बाद आ आए तो या, इ के बाद उ आए तो यू, इ के बाद उ आए तो यू, इ के बाद ए आए तो ये, इ के बाद आई आए तो यही, और ये इतना इ के लिए था। आगे देखिए, ओ के बाद यदि अ आए तो व हो जाता है। ऐसे ही ओ के बाद यदि आ आए तो वा हो जाता है, ओ के बाद ई आए तो वी हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? ठीक है, ओ के बाद ई आए तो वी और ए आए तो वे, तो ये है आपका। फिर देखिए, री के बाद अ आए तो र, हमने ऊपर ही बताया था, री के बाद आ आए तो रा, री के बाद ओ आए तो रु, और री के बाद ई आए तो ई आए तो री, इस प्रकार से हो जाता है। तो ये नियम है आपके सभी, इसको आप लिखेंगे। ये आपके यण संधि के नियम है कुछ। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, यण संधि के नियम है आपके। तो यण संधि में क्या कहा है, यदि इ के बाद इ या ई के बाद कोई भी स्वर आए तो वो य हो जाता है, और इ उ या उ के बाद, उ या ऊ के बाद कोई भी स्वर आए तो वो व हो जाता है, और री के बाद कोई स्वर आए तो वो र हो जाता है। अब कौन सा स्वर आए उसकी मात्रा जुड़ जाती है। ठीक है, अ आएगा तो य हो जाएगा, और आ आए तो या हो जाएगा। तो मात्रा डिपेंड करेगी कौन सा स्वर आ रहा है। ठीक है, मात्रा ये डिपेंड करेगा कि कौन सा स्वर आ रहा है। जो भी स्वर आएगा उसकी मात्रा लग जाएगी य, र और वो पर। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पर आपको क्या लिखना है, मैं यहाँ पर लिख करके आपको दिखा दूं थोड़ी से कि शॉर्ट में आप इसको बिल्कुल शॉर्ट नोट, यदि आप पहले इसको लिख चुके हैं तो अब आपको रिवीजन में इसको शॉर्ट में लिखना है। साथ में कुछ उदाहरण आप लिख लीजिएगा ताकि आप इसको समझ सकें। क्या कहा है, इ या ई के बाद कोई भी स्वर आए, है ना, कोई स्वर आए तो वो य हो जाता है। अब
स्वर जो भी आएगा उसकी मात्रा इस य पर लग जाएगी। दूसरा कहा है ओ या ऊ के बाद कोई स्वर आ जाए, शॉर्ट में आप लिखिएगा यहाँ। बाकी ये तो आपको पता ही है, ये आप पहले लिख चुके हैं। नहीं लिखा है जिन बच्चों ने वो लिखें इसे, ठीक है। तो यहाँ पर यदि कोई स्वर आ जाए तो ये आपका हो जाएगा वो। और तीसरी चीज यहाँ पर क्या है कि री के बाद कोई स्वर आए तो वो आपका र हो जाता है। बिल्कुल शॉर्ट में आप इसको लिखेंगे अब, क्योंकि रिवीजन हम कर रहे हैं, ठीक है। अब पहचान आप किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, हम हर संधि को पढ़ने के बाद अब हमें सारी चीजों को लेके चलना है। पहचान किस प्रकार से आप कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको पूछा जाता है कि इस शब्द में कौन सी संधि है, ठीक है। तो आपको बीच वाले शब्द में जब इस प्रकार से दिखे य या यू यू, यानी कि य व और र दिखे, तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं यहाँ पर क्या है, यण संधि है। य व र, और उसमें मात्रा हो सकती है इ की, उ की, ए की, आई की, ओ की, तो वहां पर आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या है, ये आपकी यण संधि है, ठीक है। अब ये संधि कैसे हुई है इसको देखिए, नदी धन अर्पण, और इसको हम बताएंगे, इसको लिखें पहले, नदी धन अर्पण। इसमें इ आया है, नहीं बड़ी ई है इसमें, और यहाँ पर अ आया है। हमने क्या कहा था, इ और अ के मेल से य बनता है, तो ये तो आपका य बन गया है। लेकिन जब आप इस द से इस दी का वर्ण विच्छेद करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो यहाँ पर आधा द बच जाता है और साथ में बड़ी ई, इसलिए ये द जो है आधा हो गया था। बहुत ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। पहले मैं आपको नोट में बड़े डिटेल में आपको समझाया है, और इतना तो अब आपको समझ में, क्योंकि रिवीजन चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर आधा द और य, क्यों, क्योंकि ई धन अ क्या हो जाता है, य हो जाता है। तो देखिए बीच वाले शब्द में य आया है, तो शब्द को देख के आप पता कर सकते हैं कि इसमें आपकी यण संधि है, ठीक है। चलिए, ये आपका कंप्लीट है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर लक्ष्मी में बड़ी ई की मात्रा है, लक्ष्मी में बड़ी ई की मात्रा है ना, इसमें बड़ी ई की मात्रा है, और आ, ई धन आ या हो जाएगा। ये आपने पढ़ लिया है कि जो भी स्वर आएगा उसकी मात्रा य पर लगेगा। जब इ या ई के बाद कोई स्वर आ जाता है तो य पर लगेगा, ठीक है। यहाँ पर या हो जाएगा। अब ये अक्षर तो आधा था ही, और साथ में यहाँ पर म से जब आपने बड़ी ई निकाली तो यहाँ पर आधा म, जो हलंत के साथ म होता है, उसको आप आधा म की तरह भी लिख सकते हैं। तो इसको भी आपने ध्यान देना है, इसको भी आप आधा म की तरह, तो इसको भी आधा म की तरह लिख दिया, इसलिए ये आपकी संधि हो गई है। अभी में छोटी ई की मात्रा धन उ, तो क्या हो जाएगा, ए धन उ आपका यु हो जाता है, तो ये हो जाएगा, यहाँ आधा भ बचा, हलंत के साथ था, तो इसको आप आधा भ की तरह लिख सकते हैं, तो अभ्युदय, ठीक है। चलिए, इसको भी लिखिएगा, ए धन उ आपका यू हो जाता है, तो यहाँ पर वि धन उ आपका यू हो गया है, तो ये आधा व बचेगा और यहाँ पर व्यू हो जाएगा। तो ये था आपको, और साथ ही इसी प्रकार की ये उदाहरण भी है। ई के बाद ए आया है, प्रति धन ए, तो हो जाएगा ए ये, तो प्रत्येक, यहाँ पर ये आधा तो बच जाता है। ई धन ए यही हो जाएगा, तो देवी में बड़ी ई और यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर हो जाएगा यही, तो ये आधा वो देवेश्वरी। मधु में ओ धन अ, तो यहाँ पर हो जाएगा वो, और ये आधा ध यहाँ पर आपने लिख लिया है। नोट में मैं आपको बता चुकी हूँ, ओ धन आ आपका वाह हो जाता है, तो ओ धन आ वाह, और यहाँ पर देखिए आधा रॉ है, इसको ऊपर लिख दिया है, ठीक है। तो गुरुआदेश, इस प्रकार से ये आपका नियम है, इसको भी आप नोट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिएगा, अनुधन इति। अनु में ओ है और इसमें इ है।
ओ धन ई आपका हो जाएगा वी, और इसमें आधा नौ को अंदर लिख दिया है तो ये आपका संधि हो गया है। अनु धन ईश्वर, यहाँ पर ओ है और यहाँ पर ई है, तो ओ धन ई आपका वी हो जाता है, तो अन्वेषा। ठीक है, ऐसे ही अनु धन ऐषणा, ऐषण, तो देखिए ओ धन ए, तो वे हो जाएगा और आधा नो यहाँ पर। अब रॉ की बात करते हैं, री के बाद ओ, तो पित्र में यहाँ री की मात्रा लगी है, तो यहाँ आधा तो हो ही जाएगा, तो ये आपका अर्पण, तो पितृर्पण। री धन आ, तो ये हो जाएगा मात्र त्रौ री, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आदेश, तो मात्रा आदेश। ठीक है, रे धन ओ आपका हो जाएगा त्रु, तो ये हो जाएगा पितृ धन उपदेश, यहाँ पर री की मात्रा धन उप, तो ये हो जाएगा पितृोपदेश। ऐसे ही पितृ धन इच्छा, तो पितृच्छा। इस प्रकार से ये आपका गुण यण संधि भी आपका कंप्लीट हो गया है। इसके अन्य उदाहरण हम जब हमने संधि पढ़ा तो वो हम कर चुके हैं। आप इसके नियम को लिखें और साथ में कुछ एक दो उदाहरण लिखेंगे। डिटेल में आपको अभी नहीं लिखना है, बस इसको शॉर्ट नोट आप बनाइएगा, रिवीजन के तौर पर इसको आप शॉर्ट नोट बनाइए। चलिए, तो ये था आपका यण संधि और यण संधि का नियम। और इसके बाद देखिए अंतिम है यहाँ पर अयादि संधि। यदि पहले शब्द के अंत में ए, आई, ओ, औ और दूसरे शब्द के आरंभ में कोई अन्य स्वर आ जाए तो ए का आई हो जाता है, आई का आई हो जाता है, ओ का औ हो जाता है और औ का आव हो जाता है। तो यहाँ पर अयादि संधि, तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, से ए के बाद क्या आया है, ओ आया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आय, और इस पर आप लगाएंगे आया, तो ये हो जाएगा शयन। ऐसे ही गे, गई धन अक, तो क्या हो जाएगा, ए धन आई धन अ आव हो जाएगा, तो इसको भी आप क्या लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा गायक। नोट में मैं आपको करा चुकी हूँ। ओ धन अ आपका औ हो जाएगा, तो यहाँ भू में ओ का स्वर आया है, तो ओ धन अ यहाँ पर क्या हो जाएगा, औ होगा, तो ये हो जाएगा भवन। ठीक है, इसी प्रकार से पौ धन अक, तो औ धन अ आव हो जाता है, तो ये हो जाएगा पाव। अब देखिए स्वर किस प्रकार से आया है, आय, सय, आय, गाय, फिर देखिए अव, भव, आव, पाव। तो स्वर आ रहा है किसका, किन किन का स्वर आ रहा है, एक तो यहाँ पर पहला आई का, आई का, औ का, आव का स्वर आ रहा है। फिर देखिए चे धन अन, तो देखिए यहाँ पर फिर क्या है, चय, तो यहाँ पर अय का स्वर आया। गय धन अन गायन, तो यहाँ पर आय का स्वर आया। फिर देखिए पो धन अन पवन, तो देखिए अव, पव का स्वर आया है अव का। तो धौ धन अक, तो धावक, तो यहाँ पर भी आव का स्वर आया है। तो इस प्रकार से आपकी जो स्वर संधि है वो कंप्लीट होती है। इसके 5 जो भेद हैं वो हमने पढ़े, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। स्वर संधि के 5 भेद पढ़े हैं। 3 संधि के भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए आइए विसर्ग संधि
को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है? किसी व्यंजन का स्वर से। इससे पहले स्वर संधि में हमने क्या किया? दो स्वरों का मेल किया, दो स्वरों को आपस में जोड़ा। अब हम व्यंजन संधि में क्या पढ़ रहे हैं? किसी व्यंजन का स्वर से। ध्यान दीजिएगा, स्वर संधि में सिर्फ से और सिर्फ दो स्वरों का मेल होगा। यहाँ पर एक व्यंजन होगा और एक स्वर होगा। कम से कम एक व्यंजन होना चाहिए, तब जाके इसको आप व्यंजन संधि कहेंगे। तो सबसे पहले व्यंजन का स्वर के साथ मेल हो सकता है, स्वर का व्यंजन के साथ हो सकता है, या फिर दोनों ही व्यंजन भी हो सकते हैं। तो ये आपकी व्यंजन संधि कहलाती है। और इसमें कुछ उदाहरण दिए हैं। तो यहाँ पर व्यंजन संधि के प्रकार लिखे गए हैं। व्यंजन संधि में होने वाला 3 प्रकार का मेल है। किस प्रकार से है? वो पहला है व्यंजन और स्वर का मेल। व्यंजन और स्वर का मेल। तो देखिए आपके पास जगत धन ईस, इसमें तो है, इसमें कोई स्वर नहीं है। इस अंतिम वर्ण में जगत का अंतिम वर्ण तो है, जगत का अंतिम वर्ण तो है, वो भी हलंत के साथ। और जब भी आपको कोई व्यंजन इस प्रकार से दिखते हैं, ये स्वतंत्र रूप में लिखा गया है, इसमें कोई भी स्वर नहीं है। तो ये आपका क्या है? बिना स्वर का व्यंजन है, अर्थात यहाँ पर आप इसको तोड़ नहीं सकते आगे, तो इसी को जोड़ना पड़ेगा फिर तो को। और यहाँ पर ई है, तो धन ई दी हो जाता है। अब ये दी कैसे होता है इसका तो हम नियम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इसके जो प्रकार हैं व्यंजन और स्वर का मेल। तो ये आपका व्यंजन है और ये आपका क्या है? स्वर है। तो यहाँ व्यंजन और स्वर का मेल हुआ है। वाक धन ईश, तो इस क को भी आप तोड़ नहीं सकते, इसमें कोई स्वर नहीं है, ये आप ऐसे ही लिखा जाएगा, इसको आप ऐसे ही जोड़ेंगे। तो वाक क धन ईश में बड़ी ई की मात्रा, तो यहाँ पर भी व्यंजन और स्वर का मेल हुआ है। ये पहला प्रकार है, व्यंजन संधि का पहला प्रकार है। दूसरा है स्वर और व्यंजन का मेल। तो देखिए आ धन छादन, तो आ और यहाँ इस छ को अलग कर दें तो छ, तो ये आधा च और छ, इसका तो नियम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये देखना है कि स्वर और व्यंजन का मेल हुआ है। अब आपको डाउट होगा कि मैम आपने त और ई जोड़ा और यहाँ दी आ गया, एक नया ही यहाँ पर आपको दिख रहा है शब्द, ठीक है ना? तो इस शब्द के यहाँ पर बहुत सारे नियम हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो हमें इसके प्रकार देखने हैं। स्व धन छंद, स्व में अ का स्वर है और यहाँ पर छंद में छ है, तो ये आधा च और ये भी यहाँ पर स्वर और व्यंजन हो गया। इस प्रकार से ये आपका दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि का। तीसरा प्रकार है व्यंजन और व्यंजन का मेल। तो देखिए सम में मो है और ये व्यंजन है, इसमें कोई स्वर नहीं है, ये स्वतंत्र रूप में लिखा गया है। और गौ यहाँ पर आधा मुंह कैसे आए इसको आगे पढ़ेंगे। तो ये भी आपका व्यंजन और ये भी व्यंजन, तो जो दो व्यंजन मिलकर भी यहाँ पर एक संधि, व्यंजन संधि का ही क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम जब जोड़ रहे थे एक व्यंजन और एक स्वर को, एक स्वर और व्यंजन को, और व्यंजन और व्यंजन को, तो कुछ नए शब्द बन रहे थे, ठीक है? जैसे यहाँ पर आधा तो और जौ जोड़ा तो ये आधा जौ हो गया, इस आधा तो का आधा जौ हो गया है। अब ये कैसे आया? इसके लिए कुछ नियम पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिएगा व्यंजन संधि के नियम। और क्या नियम है? पहला नियम है यहाँ पर क, कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। आप जानते हैं हिंदी वर्णमाला में आपके पास 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। और पांचों ही वर्ग में 5 आपके क्या हैं? वर्ण हैं। 5-5 वर्ण हैं, हर वर्ग में 5 वर्ण हैं, ठीक है? अब इन वर्ग का नाम कैसे रखा गया है? इन वर्ग का नाम वर्ण के पहले अक्षर पर ही के आधार पर ही इनका नाम रख दिया गया। जैसे क ख ग घ अंग, अब इस वर्ग को क्या कहा गया है? क वर्ग कह दिया गया है। इसका पहला वर्ण क था, इसलिए इसको क वर्ग कहा। फिर च छ ज झ य, ये आपका दूसरा वर्ग है और इसका पहला वर्ण च है, तो इसीलिए इसका नाम च वर्ग रखा गया। यानी कि प्रत्येक जो आपके पास वर्ग हैं उनके पहले वर्ण के आधार पर ही इन वर्गों के नामकरण भी किए गए हैं। ये तो आपने वर्ण विचार में पढ़ा है। फिर भी आपको कोई डाउट होता है, मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन इसको भी हम रिवाइज करेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर क ख ग घ अंग 5 वर्ण जो है प्रत्येक वर्ग में होते हैं। ऐसे ही च में, त में, प में, सब में ये जो है
5 5 वर्ण होते हैं। क्या कहा गया है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन कर देते हैं। पहला है क, पहले वर्ग का पहला वर्ण क है और उसका तीसरा है ग, यानी कि क का ग में कैसे परिवर्तन होता है, च का ज में कैसे परिवर्तन होता है, ट का ड में कैसे अंग अणो ट ठ ड ढ अणो अणो में कैसे परिवर्तन होता है, त का द में कैसे परिवर्तन होता है, और ऐसे ही प का सॉरी ट का ड में, अणो नहीं, ये पांचवें में नहीं तीसरे में, ये ड है, ठीक है, सॉरी मैंने देखा नहीं, हाँ तो ये आपका ड है, ट ठ ड। ट का ड में कैसे परिवर्तन होता है, त का द में और प का ब में। ध्यान देंगे ये पहले वर्ण है और ये पीछे के तीसरे वर्ण है। कैसे होता है इसका ही नियम पढ़ना है। तो क्या लिखा है नियम कि यदि वर्ग के पहले वर्ण यानी कि क च ट त प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, तीसरा या चौथा ग घ ज झ ड ढ द ध ब भ आ जाए, अथवा य र ल व ह में से कोई व्यंजन अथवा कोई स्वर आ जाए, तो तब क्या होता है, पहले वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जो पहला वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे यहाँ पर क का ग, अब ये जो है उदाहरण में नीचे भी लिखा है, ठीक है। देखिए, दिक धन विजय, दिक धन विजय। अब देखिए क और वि, क के बाद एक आया है, इसमें स्वर निकालिएगा वि आएगा, या यहाँ से आप इसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से तो आप स्वर भी निकाल सकते हैं। तो कोई भी स्वर आए तो तब हमने क्या कहा, क का आधा क। अब ये देखिए ये दोनों हलंत में है, तो यानी कि ये आधा जो क है वो आधा ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो आधे क को आधे ग में परिवर्तित करना है, बाकी आपका वैसा ही पूरा जो है इस प्रकार से ही है। अच में च आया है और इसके बाद अ आया है, तो च के बाद कोई स्वर आया है तो इस च का क्या हो जाता है, आधा ज हो जाता है, और फिर से यहाँ पर अ है तो ये हो जाएगा पूरा ज, तो अजंता, ठीक है। ऐसे ही सट में ट आया है और फिर आ आया है, तो ट का हो जाता है ड और फिर आ के साथ जुड़ेगा तो ये सडा हो जाएगा, है ना, सडानंद। ऐसे ही तत् धन भाव, त और भव, अब इसको भी आप तोड़ेंगे, या तो इसको अ निकालेगा इससे, या तो आप इससे अ निकालिएगा, या तो यहाँ से भ, ठीक है। तो स्वर आया है यहाँ पर अ का, तो यहाँ पर भी आपका त का क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, ये भी आधा द, तद्भव हो गया है। ऐसे ही अप धन ज, तो ज से अ स्वर निकालेंगे तो प धन अ, यहाँ पर हो जाएगा अब ज, क्योंकि आधा ब है इसको आधा ब की तरह यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, ठीक है। तो ये है आपका पहला नियम। ऐसे ही यहाँ पर ये उदाहरण भी हैं, इनको तो आप कर लेंगे। इस प्रकार से नियम पढ़ेंगे और नियम से आपको पता चलेगा कि यदि पहले जो आपका वर्ण है, पहले वर्ण के बाद तीसरा या चौथा आए, या य र ल व ह ये सभी स्वतंत्र रूप में लिखे गए हैं, इनमें कोई स्वर नहीं है फिलहाल, में से कोई भी व्यंजन आए अथवा कोई स्वर आ जाए तो पहला वर्ण हमेशा तीसरे में परिवर्तित हो रहा है, इसीलिए ये जो है तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो रहा है। अब इसका दूसरा नियम हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।